नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग आज पूरी हो गई। 102 सीटें, 21 राज्य। लेकिन आज जो वोटिंग हुई है उसको लेकर क्या आकलन है, क्या अनुमान है और आज की वोटिंग से क्या संकेत मिल रहा है? देश में जो नतीजे लोकसभा चुनाव के 4 जून को आएंगे, उन नतीजों की दिशा आज की वोटिंग को किस तरह से प्रभावित करेगी, इसको समझने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी, जो राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक हैं और किसी जमाने में सेफोलॉजिस्ट भी थे, लेकिन अभी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, भारत जोड़ो अभियान के मुखिया के तौर पर। और आज मैंने फिर इनसे खास तौर से आग्रह किया कि चूंकि वोटिंग हो चुकी है और आज की वोटिंग से एक दिशा तय हुई है, तो वो दिशा क्या है, इसको समझने के लिए मैंने योगेंद्र यादव जी से अनुरोध किया। अब हम राज्यवार भी समझेंगे, आज जहां जहां वोटिंग हुई है वहां क्या कुछ हो सकता है। योगेंद्र यादव जी के आकलन को भी समझेंगे, उन मुद्दों को भी समझेंगे जिन मुद्दों ने आज की वोटिंग को प्रभावित किया है। यह भी समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अगर 400 पार के आंकड़े जैसा नारा दे रहे हैं या 400 पार के नारे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में है, तो उन नारों में कितना दम है अगर आज की वोटिंग को देखें समझे तो योगेंद्र यादव जी शुरू करें। मोदी वर्सेस इंडिया, हकीकत तो ये पहले दौर की वोटिंग में कौन भारी? पहले तो वैधानिक चेतावनी, आपने सही बताया। एक ज़माने में सेफोलॉजिस्ट होता था, अब मैं नहीं करता है काम। और यूँ भी कोई ना हमारे पास एग्जिट पोल है, ना ऐसी कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पे कह रहे हैं। ये केवल जो लाई ऑफ द लैंड कहते हैं ना, ज़मीन कैसी है, केवल उसका विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें। और जब मैंने उसे देखा, पहले दौर की जो 102 सीटें हैं, तो अजीत भाई मोटा जो कपड़ा छान निचोड़ है वो ये है कि संयोग से ये ऐसा फेज़ है जो कि इंडिया के पक्ष में झुका हुआ है और इंडिया को बेहतर करने की गुंजाइश है। सामान्यतः आप जानते हैं लोकसभा में 2/3 एनडीए के थे और 1/3 के करीब इंडिया के थे, लेकिन ये वो फेज़ है, इसकी 102 सीटों में से एग्जैक्टली 49 इन दोनों के पास है। तमिलनाडु उसकी बहुत बड़ी वजह है। और अगर आप इसमें 2019 से हुए चुनावों को शामिल कर लें, अब तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसको शामिल कर लें, तो ये 55 और 42 का आंकड़ा हो जाता है। तो कपड़ा छान निचोड़ ये है कि ये वो फेज है, कपड़ा छान निचोड़, बड़ा अच्छा आपने कहा। हाँ। ये वो फेज है जिसमें इंडिया अगर ठीक से कोशिश करे और अगर सब कुछ जमीन पे ठीक हुआ हो तो उसे 19 के मुकाबले में 10 सीट, 2019 के मुकाबले में कोई 10-15 सीट और हासिल हो सकती हैं। ये उस तरह का फेज है। तो और उसकी वजह है ज्योग्राफी। अगर आप मैप पे देखें और देखें कौन से इलाके गए हैं, संयोग मैं इसको जूम इन करूं थोड़ा। जी जी जी, इसको आप बड़ा करके देखें। देखिए संयोग ये है, आप शुरू देखिए राजस्थान में, ये राजस्थान का ये जो इलाका है, राजस्थान का ये उत्तर राजस्थान का इलाका है। यहाँ माफ करें, ये राजस्थान यहाँ है? हाँ, ये राजस्थान। हाँ, हाँ, हाँ। ये गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहाँ से शुरू होते हुए जयपुर यहाँ और अलवर और भरतपुर तक, ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका आंदोलन की भूमि रहा है, किसान आंदोलन का इलाका रहा है। और इस इलाके में पहले से ही कांग्रेस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर रही थी। उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका इस बार आज गया है, ये बिल्कुल देखिए छोटा सा इलाका जुड़ा हुआ, जो कि उत्तराखंड से मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पिछली बार भी सपा बसपा ने इसी इलाके में बेहतर परफॉर्म किया था। उसको भी हम राज्यवार जरा समझेंगे अगली स्लाइड से। हाँ। मध्य प्रदेश का जो इलाका इस बार गया है, ये अपना महाकौशल का एक इलाका है। यहाँ छिंदवाड़ा के कोने में खत्म होता है, यहाँ सीधी वगैरह से शुरू होता है। ये आदिवासी इलाका है और यहाँ पे फिर कांग्रेस सदैव ट्रेडिशनली थोड़ा बेहतर करती रही है। इसी से जुड़ा है महाराष्ट्र का विदर्भ का ये जो इलाका है, ये विदर्भ का भी पूर्वी हिस्सा है, नागपुर वगैरह। और नागपुर बहुत अहम है, गडकरी साहब की, और साथ में बिल्कुल आरएसएस मुख्यालय वाला भी। जी जी, हम उसे नागपुर से जानते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये चंद्रपुर है। और ये इलाका जो आदिवासी इलाका जुड़ा हुआ है उसका है। तो ये संयोग से ये ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ इंडिया गठबंधन बेहतर करता रहा है और कर सकता है। ये संयोग है। हालांकि सबसे बड़ा कारण तो ये है जो तमिलनाडु जिसके अंदर पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो इसलिए पहले इलाके में, जिसको कहते हैं ना हेड स्टार्ट, कि चलते ही रेस शुरू हुई और शुरू में जिसने थोड़ी सी बढ़त बना ली वो आगे अपनी बढ़त बना सकता है। ऐसा संयोगवश एक हेड स्टार्ट है यहाँ पे इंडिया कोलिशन को आज की पोलिंग में। उस हेड स्टार्ट की एक बड़ी वजह तो तमिलनाडु का होना है ना, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से पिछली बार भी डीएमके और कांग्रेस को जो कामयाबी मिली, उसकी वजह से एक
एक बड़ा चंक वहीं से दिख रहा है कि तमिलनाडु की वजह से पूरा 102 में एक बैलेंस दिख रहा है कि बेहतर पोजीशन है। बिल्कुल, ये एक आर्टिफिशियल सी चीज है। हाँ। जैसे मैंने कहा, संयोगवश बाकी देश में देखें तो 2/3 एनडीए है, 1/3 इंडिया है। लेकिन इस राउंड में देखें तो दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों को 49 सीट हैं। और इसका मुख्य कारण ऑफ कोर्स तमिलनाडु है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन बाकी इलाके जिन 4 का मैंने जिक्र किया, ये भी वो हैं जहां इंडिया कोलिशन को सामान्य से थोड़ा बेहतर चांस है। और क्योंकि इसकी वजह से मैं मैक्सिमाइज कह कर लिया था पिछली बार। राजस्थान की ही बात करें, अगर एमपी की मैक्सिमाइज किया था बीजेपी ने, राजस्थान में 25 की 25 अगर नागौर को एनडीए से जोड़ दें हनुमान बेनीवाल, तो पूरी स्ट्राइक रेट तो हम 100%। राज्यवार देख सकते हैं कि क्या स्थिति थी। और शुरुआत हम राजस्थान से करते 12 सीट, 25 में से 12 सीट हैं। और अगर बीजेपी ने ये 400 पार और ये सारी बातें करनी है, तो उसका न्यूनतम जरूरत उसकी ये है कि बीजेपी को राजस्थान में झाड़ू लगानी पड़ेगी। ये अब हम राज्यवार आ गए। ये हम 12 योगेन जी ने जैसे राजस्थान का जिक्र किया, 12 सीट। हाँ। अब आप इस 12 सीट में देख लीजिए, 2014 में सारी 12 की 12 बीजेपी के पास थी। 2019 में से केवल एक ये सीट आरएलपी की नागौर, हाँ, हनुमान बेनीवाल ने जीती थी, वो भी एनडीए के साथ ही थे। उस वक्त एनडीए के साथ ही थे। हाँ। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने पहले भी 25 जीती थी, इस बार भी 25 जीती बिल्कुल। थी। और अब बीजेपी के लिए ये 25 को रिटेन करना है। और बाकी मैं दावा नहीं करता, बाकी देखिए भविष्यवाणी का खेल वेल से बिल्कुल अपने बाहर है, अपने पास कोई सर्वे नहीं है। लेकिन 2 चीज़ होती है ना, थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है। अगर आप ये कहें कि भाई 101 है, 102 हो गया है, 1 घंटे पहले 2 था, अब 3 तो नहीं हो गया, इसके लिए थर्मोमीटर चाहिए। लेकिन हाथ लगा के देखना है भाई बुखार है कि नहीं है, उसके लिए थर्मोमीटर नहीं चाहिए। ये मैं राजस्थान के बारे में कह रहा हूँ, ना कोई सर्वे मेरे पास है, कुछ नहीं है, मैं वहाँ घूमा हूँ। ये झाड़ू लगाने वाली स्थिति कतई नहीं है बीजेपी के लिए, जो 2 चुनाव के संदर्भ में देखें, 14 और 19। जी, ये जो है कि इन 12 सीटों पर बीजेपी झाड़ू लगा देगी, असंभव है ये। मतलब या फिर मैं किसी और देश में घूम के आए, सर्वे वर्वे जो कह रहे हैं, मान लेते हैं गुजरात में 26 में 26, राजस्थान में 25 से 25। कारण इसका ये है कि पिछले 2 चुनाव से क्या हो रहा था, विधानसभा चुनाव में जितने भी वोट आए, लोकसभा चुनाव आते ही बीजेपी का वोट 10% एकदम बढ़ जाता था, और उसके बाद कॉन्टेस्ट बचता ही नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सीटें देखिए, यहाँ से शुरू अगर आप करें, चूरू, गंगानगर बीकानेर को फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, ये आप चूरू देखिए, चूरू, झुंझुनू और सीकर, जयपुर ग्रामीण में कॉन्टेस्ट है ना। और ये तीनों जो है शेखावटी रीजन है, जो बहुत अहम है। चूरू में बीजेपी का कैंडिडेट बदल गया है, कासवा को टिकट दिया था बीजेपी, राहुल कासवा जो बीजेपी के 2 बार के सांसद कांग्रेस के हो गए हैं। झुंझुनू में ओला परिवार की तरफ से लड़ रहे हैं, और सीकर से सीपीआईएम की तरफ से आमरा राम है, जिनको सबका समर्थन मिल रहा है। नागौर में हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के सहयोगी के रूप में लड़ रहे हैं। अलवर में भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी के मिनिस्टर हैं, हाँ, और बीजेपी के बड़े नेताओं में से अमित शाह के स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर ये संकट में हैं। और करौली, धौलपुर में, दौसा, मतलब इन सब सीटों पे लोग बता रहे हैं कॉन्टेस्ट है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, गंभीर कॉन्टेस्ट है। मैं नहीं कह रहा कि सारी सीटें भी जिस पे टिक मार्क लगाया ये इंडिया अलायंस जीत जाएगा, लेकिन जो पिछली बार हुआ था, बीजेपी 20% से 30% से 3 लाख 4 लाख से जीत रही थी। जैसे अलवर का ही जिक्र करें, 3 लाख से ज्यादा फासले से बाबा बालकनाथ जीते थे। वैसी स्थिति कतई नहीं है, इस बार कॉन्टेस्ट है। और अगले फेज के बारे में भी बाद में हम बात करेंगे। लेकिन राजस्थान में देखिए ये होगा, पहले फेज में जो हवा चली है राजस्थान में, वो दूसरे फेज तक जरूर जाएगी। और राजस्थान में कुल सीटों पर अगर देखें तो 2 ही दौर में पोलिंग है। एक पहला दौर जो आज हुआ, दूसरा दौर जो 26 को है। तो अगर देखें तो सबसे अधिक एक तो तमिलनाडु में वोटिंग हो रही है पूरे स्टेट में, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें फिर राज्यवार आएंगे तो राजस्थान है। अब राजस्थान बहुत सिग्निफिकेंट है, जैसा कि योगेन जी कह रहे हैं कि भले 2014 के बाद हुए असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन फिर भी 14 में 25 की 25 सीटें, बिल्कुल 19 में 18 में मान लीजिए अशोक गहलोत की सरकार बनी, लेकिन 19 में फिर 25 की 25 थी। इस बार आप कह रहे हैं कि राजस्थान में झटके लगने की संभावना ठीक ठाक है, अगर इन सीट्स की बात करें। बिल्कुल, ये मैं आमतौर पे दावे नहीं करता इन चीज़ों का, और सर्वे अपने पास कोई है नहीं। लेकिन ये देखिए, जहां एक तरफा लहर चल रही होती है ना, उसके लिए आपको कोई सर्वे नहीं चाहिए होता, सड़क पे घूमिए आप सूंघ सकते हैं। वैसी लहर कतई नहीं है इस वक्त। और दूसरा, वहाँ का पूरा जाट समुदाय जो है
वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ इस वक्त खड़ा है। एक राजपूतों की नाराजगी की अभी खबर आई है अचानक, वहां पे स्थानीय खबर चल रही है। दलित समाज है वो वापस कांग्रेस की तरफ है। और ये जो पूरा इस पूरे इलाके के प्रमुख समुदाय हैं, जाट हैं, यादव हैं, मीणा है, गुर्जर है, इन सब में एससी भी बहुत जगह एससी तो है ही। एससी तो खैर गंगानगर वगैरह से शुरू करते हुए बहुत बड़ी मात्रा अलवर में भी है, सब में है, दौसा में तो है, पूरे इलाके में है। तो ये जो इन सब में कांग्रेस की ठीक ठाक पकड़ है इस वक्त। और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तुलना में कहीं ज्यादा यूनाइटेड तरीके से लड़ रही है इस चुनाव को। तो यहाँ पे ऑपोजिशन के पास, और याद रखिए अगर इसे हम विधानसभा चुनाव की तरह से देखें, विधानसभा 2023 के विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस हार गई थी, अगर उस तरह से देखें तो इन 12 में से 9 सीटों पे कांग्रेस आगे थी। 4 महीने पहले भी कांग्रेस आगे थी। तो अगर विधानसभा चुनाव जो कि कांग्रेस हारी है, अगर उस हारे हुए चुनाव में जिसने कांग्रेस को वोट दिया वो दोबारा वोट दे दे तो कांग्रेस इस 12 में से 9 सीट उठा सकती है। अच्छा, एक सवाल मैं आगे मैं फिर कहूँ, बाकी राज्यों पर भी आएंगे, कई राज्य बहुत अहम है जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा, लेकिन जैसे राजस्थान जहां 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी की अगर राजस्थान में थी, एमपी में भी बात करेंगे आगे, एक ही सीट छिंदवाड़ा कमलनाथ के बेटे जीते थे, वहां ही किसी को नुकसान हो सकता है, मतलब बीजेपी को, क्योंकि वहीं से इतनी सीटें इन राज्यों से आई जो 303 का आंकड़ा, और कांग्रेस को कहीं से हासिल हो सकता है। तो राजस्थान उन राज्यों में जहां बीजेपी ने एकदम छत तक छू लिया, मतलब उसके बाद कुछ बचा नहीं। वही सैचुरेशन को जब बीजेपी पहुंच चुकी है तो हार ही सकती है ना, जीत कहां से सकती है। और ये राजस्थान उसका बहुत अच्छा नमूना है। तो अब एक सवाल, जैसे ये यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो जाट बेल्ट है, और यहाँ हुआ भी, जैसे चूरू जिले में ही मैं था, तारानगर में राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे दिग्गज नेता विपक्ष हार गए नरेंद्र बुडानिया से, और उसके बाद अभी जो राहुल कसवा को टिकट दिया गया, जिनके पिता 3 बार सांसद थे वहां से, बीजेपी के 2 बार राहुल, और उसके बाद वो कांग्रेस के हैं, झुंझुनू और सीकर आपने जैसे कहा भी। अब मैं एक समझना चाहता हूं कि क्या इसकी वजह कोई एक कोर इशू है या अलग अलग लोकल इक्वेशन है, कहीं जाट, कहीं जातीयता, कहीं लोकल डेवलपमेंट, या जैसे मोदी जी एक यूफोरिया प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर क्रिएट किया जाता रहा है, इस बार भी मोदी की गारंटी, तो क्या इशू है जिससे आपको लग रहा है चीजें बदलती दिख रही है, या विपक्ष या राहुल गांधी का कैंपेन, या क्या? ये कहना सही नहीं होगा कि विपक्ष का कोई एक बहुत बड़ा चेहरा आ गया। ये बात जरूर है कि लोग अब गहलोत जी को कुर्सी से निकालने के बाद उन पे थोड़ी सी कुछ नॉस्टैल्जिक सी निगाह से देख रहे हैं कि आदमी तो ठीक था। ये हो सकता है थोड़ा सा मुद्दा हो, लेकिन असली बात जो हुई है मेरे ख्याल से वो ये कि सरकार के ये जो मोदी जी के इर्द गिर्द जो सारा चुनाव फोकस्ड रहता था, उसकी बजाय अब नॉर्मल पॉलिटिक्स वापस आ रही है। और जैसे नॉर्मल पॉलिटिक्स का मतलब है लोकल इश्यूज आएंगे, इस इलाके में पानी का सवाल है वो आएगा। नॉर्मल पॉलिटिक्स का मतलब है जातीय समीकरण आएंगे, जाटों की नाराजगी दिखाई देगी। नॉर्मल पॉलिटिक्स का मतलब है लोग पूछेंगे भैया 5 साल से एमपी था, 10 साल से एमपी था, 15 साल से एमपी था, चेहरा क्यों नहीं दिखाया। ये सारी चीज़ें मिला के नॉर्मल पॉलिटिक्स अब वापस राजस्थान में आ रही है, और वो बीजेपी के खिलाफ है। इस इलाके में एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है, ये इन तीनों में खास तौर पे, क्योंकि यहाँ से देश का सबसे ज्यादा आर्मी रिक्रूटमेंट यहाँ से झुंझुनू से होता है, सीकर में भी होता है, दोनों ये तीनों एरिया है, इन सब में होता है। और उनके सामने अग्निवीर ने उनके सब सपनों पर एकदम पलीता लगा दिया। अग्निवीर की बात वहां कीजिए, और आरएसएस का आदमी सोचता है कि मैं किधर से निकलूं। मैंने देखा था, अभी विधानसभा में भी गया था, नहीं कर सकता इस सवाल और इसने 50 इंस्टीट्यूट हैं जो युवाओं की तैयारी कराते हैं। 1 लाख से ज्यादा युवाओं की ट्रेनिंग होती थी सेना के लिए। बिल्कुल, तो ये स्पष्ट रूप से मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो है। लेकिन अगर आप मुझसे कोई एक चीज पूछे तो मैं यही कहूंगा, रिटर्न टू नॉर्मल पॉलिटिक्स। सामान्य राजनीति वापस आ रही है, और वो जो था ना कि सब चीजों के ऊपर ढक्कन लग जाता था मोदी के नाम बस से, और कुछ नहीं, मोदी 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 के नाम, चर्चा ही नहीं। आप 2019 में अगर घूमे, आप किसी से चर्चा कीजिए तो बस बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक मोदी, बस, उसके अलावा तीसरी बात नहीं कर सकते थे आप। वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो राजस्थान बिल्कुल खत्म हो गया है या उसको डेंट लगा है? नहीं, देखिए, खत्म ये कि उसके नाम पे चर्चा को बंद करना खत्म हो गया। मोदी जी लोकप्रियता है, कोई ये कहे मोदी जी की लोकप्रियता समाप्त हो गई, ये बात सही नहीं होगी। लोकप्रिय हैं, उसके पक्ष में लोग हैं, लेकिन मोदी जी का ये जो इस्तेमाल था कि मोदी के नाम पे आप सारी चर्चा को बंद कर, या मोदी का मुहर लग गया किसी सीट किसी उम्मीदवार पर, तो बाकी वो उम्मीदवार की क्या कमियां हैं, खामियां हैं, वो बेमानी हो गई, तो वो चीज खत्म हो गई है।
है ना, और इससे बहुत बदलाव आ रहा है। इसलिए वो डिस्कस कर रहे हैं कि तुम कौन, तुमने क्या किया, क्या काम किया, हाँ। आय क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं है, नौकरी क्यों नहीं है, यहाँ क्या स्थिति आ रही है, सब सवाल उठ रहे हैं जो सामान्यतः उठने चाहिए। इसलिए राजस्थान में बढ़िया, और अगर मैं कहता हूँ कि इस राउंड में इंडिया को कम 10 से 15 सीट हासिल करने की गुंजाइश है, उसमें से कम आधी राजस्थान की है। तो आप ये करें कि अगर ये 12 सीटें पहले दौर में हैं और अगर इंडिया गठबंधन को पहले दौर में सीटें बढ़ती हैं 2019 के मुकाबले, तो यहाँ से एक बड़ा चंक आपको हाँ, कम से कम राजस्थान से 5-6 सीट यहाँ से आनी चाहिए, ये ऐसा आपको ऐसा लगता लग है? रहा है। बाकी अपने पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई एग्जिट पोल नहीं। चलिए, ये आकलन है, मैं फिर कहूँगा नतीजे 4 जून को आएंगे। योगेन जी का अपना आकलन है, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरा सूबा यूपी, और यूपी में 80 सीटें हैं। 62 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी 2019 में, 2 अपना दल 64। थोड़ा पीछे चले जाएं 2014 में तो 71 बीजेपी, 2 अपना दल 73। 2019 में 15 सीटें सपा और बसपा को, इसलिए क्योंकि दोनों का गठबंधन था, 10 बीएसपी 5 सपा। कांग्रेस की हालत यह हो गई कि अमेठी भी राहुल गांधी 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। अभी अमेठी रायबरेली की दावेदारी कांग्रेस की तरफ से है नहीं। आज 8 सीटों पर वहां वोट था। अब ये जो 8 सीटें हैं, बाकी योगेन जी व्याख्या करेंगे, पश्चिमी यूपी की वो सीटें हैं जहां 2019 को भी देखेंगे तो बीजेपी को झटका ही लगा था। 8 में से 3 सीटें ही बीजेपी जीती थी, जो इसमें दिख रहा है, और वो सीटें जो 2014 में बीजेपी सारी जीत गई थी, लेकिन 2019 में यहां से 3 बीएसपी जीत गई थी, 2 समाजवादी पार्टी। एक बदलाव हो गया योगेन जी कि रामपुर में जो उपचुनाव हुआ आजम खान के बाद, तो यहां फिर बीजेपी जीत गई। उस हिसाब से उपचुनाव हुआ था वो आपको याद है? जी बिल्कुल, कुछ हुआ था उसमें। तो अब हम आते हैं आज जो वहां, हालांकि यहां कुछ शिकायतें भी आ रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ तस्वीरें आ रही, मुजफ्फरनगर से, कैराना से, कहा जा रहा है वोट देने के लिए या वोट देने के लिए बूथ पर जो भीड़ है, वहां भीड़ को जिस तरह से लंबी कतारें लगी हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स जो कतारों में हैं, कुछ शिकायतें आ रही है कि वहाँ उनको पोलिंग में बूथ पर देर लग रही है, जो भी है, बहुत तरह की शिकायतें आ रही है। हरेंद्र मलिक जो मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार हैं संजीव बालियान के खिलाफ, उन्होंने भी कुछ शिकायत की है। ये इन सारी शिकायतों के बीच पश्चिमी यूपी का ये उत्तरी इलाका है ना, इसमें मेरठ, मथुरा, ये सब चीजें नहीं, आगरा वो अगले दौर में आएगा। और ये इलाका है जहां बीजेपी को एक उम्मीद, ये बीजेपी के लिए गेन करने का है, क्योंकि पिछली बार यहाँ 8 में से 5 सीट पे बीजेपी हार रही है। बीजेपी क्यों, और बीजेपी ने अपनी तरफ से यहाँ अपना मामला एक और तरीके से पुख्ता किया, जयंत चौधरी को अपनी तरफ लाके। तो बीजेपी ने जब शुरुआत की और जब हम उस इलाके में घूमने गए तो हमें लग रहा था कि नहीं, बीजेपी ने अपना मामला कुछ ठीक ठाक कर लिया है। लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ हुई है। एक तो जयंत चौधरी के जाने भर से पूरा जाट वोट खिसक नहीं रहा है, उसमें एक अनीज है इसको लेके जयंत चौधरी ने जो किया है। और कहीं यह है कि देखो हमें इस्तेमाल किया गया। किसी ने कहा कि देखो हमारा सेनापति बॉर्डर तक ले आया, हम लड़ने के लिए तैयार है, फिर सेनापति बॉर्डर की दूसरी तरफ दुश्मन। कल भी बहुत सारे ऐसे बयान वायरल हो रहे हैं। तो एक तो जयंत चौधरी, और मतलब स्थिति ये है कि जयंत चौधरी इस वक्त सभाओं में खड़े होके ये नहीं कह पा रहे हैं कि इनको वोट दो, वो कह रहे हैं कि अपने विजडम से जनता जो सही होगा वो फैसला करेगी इत्यादि। जयंत चौधरी के साथ जो मुस्लिम वोट रहा है, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से मुस्लिम और जाट वोट रहे हैं, और मुस्लिम वोट तो जाहिर है कतई नहीं जा रहा है। तो एक तो ये काम नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ आने से कागज पे देखिए तो सपा बसपा गठबंधन की तुलना में सपा कांग्रेस गठबंधन कमज़ोर है, क्योंकि जाहिर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के आने से मुस्लिम वोट की जो दुविधा है वो एकदम ख़त्म हो गई है, और इस इलाके में बसपा मुस्लिम कैंडिडेट भले ही दे रही है, लेकिन कांग्रेस उसमें मजबूत है। यहाँ पे इनको 5 सीट बतानी है 8 में से, वो आसान काम नहीं होगा। लेकिन ये जो कयास लगाए जा रहे थे, जब मैं गया था तो मैं सोच के गया था, कयास लग रहे थे कि भाई 64 से 74 तक जाने की स्थिति में बीजेपी है, ऐसी बातें सर्वे वाले कह रहे थे। वैसा कहीं नहीं दिख रहा कि बीजेपी अपने वोट बढ़ा रही हो पिछली बार की तुलना में। देखिए ये बात माननी पड़ेगी कि 2 चीज़ें यहाँ बीजेपी के पक्ष में हैं। एक कि लोगों को, अभी भी लोगों के मन में ये जो बात चलाई गई थी कि वे सपा के ज़माने में तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब था, अब इन्होंने ठीक कर दिया, कैसे भी किया है। और दूसरा ये कि
राशन तो मोदी जी ने दिया, अब एनएफए से कौन लाया है लोगों को पता नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें काम कर रही हैं। लेकिन क्या ये तो दो चीज़ें पहले भी थी, क्या 2019 से ऊपर बीजेपी जाएगी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो अब इसका फिर काउंटर है, इसका मतलब 2019 से ऊपर नहीं जाएगी, हालांकि उसमें उपचुनाव जोड़ लें तो 4 हो जाता है, तब तो 4-4 है, लेकिन 2019 से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब तो फिर चुनौती दूसरे पाले में भी है विपक्ष के पास भी कि वो अपनी सीट बचाए। उसमें एक अहम है कि बीएसपी के पास 3 सीटें थी सर पिछली बार, सपा के पास 2 ही थी, तो बीएसपी एक फैक्टर इसमें पिछली बार थी, इस बार अब नगीना में चतुष्कोणीय संघर्ष हो गया चंद्रशेखर की वजह से, चंद्रशेखर की वजह से, और कुछ जगह भी बीएसपी का इस इलाके में वोट है। अगर बिजनौर का इतिहास देखेंगे तो बिजनौर मायावती ने बिजनौर से शुरुआत की थी, बिजनौर से सांसद रही, संसदीय राजनीति में उनकी एंट्री बिजनौर से, एक जमाने में रामविलास पासवान लड़े, मीरा कुमार से मुकाबला था, तो बिजनौर में दलित वोट है, मुजफ्फरनगर में है, कैराना में मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन सहारनपुर में भी दलित वोट ठीक ठाक है, तो ये इलाके दलित राजनीति के लिए भी बहुत मुफीद रहे। तो क्या इस त्रिकोणीय संघर्ष में आप क्या देखते हैं? पहली बात, बीएसपी का वोट बहुत ज्यादा खिसक नहीं रहा है। देखिए, यहाँ जीती बीएसपी, उसमें सपा का वोट भी था, तो उसको तो आप ना मानिए कि केवल बीएसपी अपने दम पे तो ऑब्वियसली दोनों कॉम्बिनेशन, लेकिन जो बीएसपी का अपना वोट है वो बहुत ज्यादा खिसक नहीं रहा। अब ये अच्छी भी खबर हो सकती है ऑपोजिशन के लिए, बुरी भी हो सकती है। बुरी इस लिहाज से कि बीएसपी अपने वोट लेके खड़ी हुई है, अच्छी खबर ऑपोजिशन के लिए इस लिहाज से है कि अगर वो वोट बीएसपी के पास न रहता तो बीजेपी की तरफ जा सकता। और मैंने देखा है बीएसपी का वोट एक बार तो गिरा है, लेकिन अब जबकि कोर जाटव वोट पे बीएसपी आ गई है, उसके बाद बहुत गिर नहीं रहा है बीएसपी का वोट, तो बीएसपी वहीं रहेगी। मैं नहीं समझता कि बीएसपी अब इसको सीट्स में बहुत ट्रांसलेट कर पाएगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि एक चुनौती ऑपोजिशन के पास भी है कि भाई इन 5 सीटों को बचा पाना, या 4 जो हैं, 4। तो आप ये व्याख्या कर रहे हैं कि बीएसपी ने अगर अपने जो कोर वोट है उसको इंटैक्ट रखा, बचाए रखा, तो उससे नुकसान आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा होगा? हाँ, बीजेपी की उम्मीद रही थी कि बीएसपी का वोट जैसे जैसे गिरेगा और तेजी से गिरेगा तो उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी में आएगा। और अगर वो नहीं गिर रहा तो बीजेपी की ये उम्मीद पूरी नहीं हो रही। तो एक तरफ तो जयंत चौधरी जो वोट ला रहे हैं की उम्मीद थी वो नहीं ला रहे हैं, दूसरी तरफ बीएसपी का जो वोट गिर रहा था वो उतना गिर नहीं रहा है। तो इन दो चीज़ों की वजह से बीजेपी को उतना तेजी से रिकवर करने में यहाँ मुश्किल होगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये एरिया अगर राजस्थान बीजेपी के लिए चैलेंज है तो उत्तर प्रदेश का ये एरिया ऑपोजिशन के लिए चैलेंज है। चैलेंज भी है, और इसका एक दूसरा फिर है, जैसे कहते हैं ना, आधा ग्लास भरा है आधा खाली है, ये एरिया अपोजिशन के लिए बहुत मजबूत इलाका भी है। अगर कॉम्बिनेशन देख, आप पीलीभीत जैसे, पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद थे, उनका टिकट कट गया, अब उसको लेकर कुछ नाराजगी होगी। मुजफ्फरनगर जैसे बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं कि भाई अजीत सिंह 6000 वोट से हार गए थे, तो बहुत सारे आरएलडी समर्थक भीतर से शायद सपोर्ट न कर रहे हो। अभी सहारनपुर में जो सिटिंग एमपी हैं उनके संजीव बालियान के विरुद्ध इतनी नाराजगी है स्थानीय स्तर पे लोगों की, और अब जैसे मैंने कहा, अब उस पर ढक्कन नहीं लगाया जा सकता। नाराजगी है तो लोग बोल रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, और उसका वोटिंग पे असर होगा। और सहारनपुर में अभी प्रियंका गांधी की बहुत जबरदस्त भीड़ वाली सभा हुई, रोड शो। कैराना तो है ही, कैराना में जब 2014 के बाद उपचुनाव में कामयाबी भी हुई थी सपा को। रामपुर और ये सब की भी कुछ खबर है, जैसे रामपुर में कुछ लगता है कैंडिडेट बदला है। हाँ, तो जाहिर है उसका असर है। और पिछली बार तो जो मैं इशारा कर रहा था आपको, जब उपचुनाव हुए तो वहाँ तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मतलब कोई चुनाव जैसा चुनाव तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए उस चुनाव बहुत शिकायतें मिली कि निकलने भी नहीं दिया गया, बहुत जगह पोलिंग में देने दिया, भगा दिया, सब तरह के काम। ये शिकायतें आज भी आ रही है कुछ जगह से, जो विपक्ष के नेता शिकायत कर रहे हैं, आज भी कुछ जगह से आ रही है शिकायतें। तो रामपुर का जो इलाका है वहाँ जाहिर है चैलेंज सपा के लिए अपनी सीट को बनाए रखने की, और आजम खान की थोड़ी नाराजगी की भी खबर आई कि वो काफी नाराजगी की खबर है। अब शायद आज के हालात में वो स्थिति नहीं होगी कि आजम खान जी जेल में रहते हुए भी वहाँ की राजनीति को कंट्रोल कर सकें, शायद।
बाकी तो कहना कठिन है इन चीज़ों वैसे ही मुरादाबाद में भी थोड़ी तनातनी हुई, रुचि वीरा और हसन साहब जो सिटिंग थे उनको हटाया, बहुत तरह की कहानियां मुरादाबाद में भी थी, लेकिन बारह तो यहाँ की तस्वीर जो योगेन जी ने देखा, तो आप ये कह रहे हैं दोनों के लिए चैलेंजिंग है। दोनों के लिए चैलेंज है। और अगर जस का तस रह जाए, हाँ। मतलब 4-4 अगर रह जाए, तो मैं समझता हूं कि दोनों के लिए बराबर उपलब्ध नहीं, 4-4 तब रह जाए ना जब उस रामपुर स्थिति नहीं, आप जब बीएसपी को अब मान लें कि इंडिया गठबंधन के खाते में चला जाए, उस स्थिति में बीएसपी के लिए अपनी सीट जीतना बहुत कठिन, अपने दम पे सीट जीतना काफी कठिन होगा। सपा गठबंधन के साथ बीएसपी जीतने की स्थिति में थी, लेकिन अपने दम पे सीट जीतना एक नगीना बहुत अहम है, उस पर बहुत लोगों की नजर है। 80 सीटें यूपी में, नगीना पर हर आदमी की नजर इसलिए है कि चतुष्कोणीय मुकाबला। वहां अगर चंद्रशेखर आजाद को अगर तय करके अगर एक विपक्ष अपना कैंडिडेट बनाता तो शायद बेहतर स्थिति होती। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के गठबंधन में एक कमजोरी शुरू से रही, वो ये कि आपके पास दलित चेहरा कोई नहीं है, और कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश के दलित वोट को नहीं ला रही है। और पता नहीं क्यों इस कमी को पूरा करने में वो असमर्थ रहे। इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को लाना, ऐसे कुछ बड़े दलित नेताओं को लाना जरूर एक बदलाव कर सकता था, जो नहीं हुआ। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत तोड़फोड़ हुई, सरकार गिराई गई। किस तरह से सरकार गिराई गई उस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। सेना में टूट हुई, एनसीपी जो दूसरी बड़ी पार्टी उसमें भी टूट हुई, और उस टूट की कैसे बिसात बिछी ये भी जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ने भी बीजेपी को एड ऑन किया था 2019 में 23 सीटें महाराष्ट्र में, क्योंकि सेना और बीजेपी का गठबंधन था। तो अब महाराष्ट्र को कैसे देखते हैं? आज महाराष्ट्र में 5 सीटों के लिए माफ करें, हाँ 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें से नागपुर भी एक अहम है। एक सीट मोटे तौर पे 2 तरह की सीटें हैं। ये एक है, ये रामटेक नागपुर रूरल वाली सीट का नाम है, और ये वहां की 3 आदिवासी इलाके की सीटें हैं। बहुत बड़ी संख्या में गढ़चिरौली, चंद्रपुर और गोंदिया, तीनों आदिवासी इलाके की सीटें हैं। कांग्रेस अगर महाराष्ट्र में आज भी किसी इलाके में मजबूत रही है तो वो ये विदर्भ का इलाका, जैसे यहाँ जैसे चंद्रपुर में कांग्रेस ने जीती, यहाँ पे पिछली बार जीती थी, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस इलाके में एक मजबूत पार्टी के रूप में है, और यहाँ कांग्रेस के लिए रिकवरी का चांस है। इसमें एक नागपुर तो खैर गडकरी जी लड़ रहे हैं, नागपुर जैसी सीट पे तो बहुत उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस यहाँ, और ख़ासतौर पे अब चूंकि जिस तरह का इनका अलायंस हो गया है, इस इलाके में एनसीपी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई है। शिवसेना मतलब आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसने बनाई है, जहाँ पे देखिए सीटें भी उन्होंने जीती थी। एक सीट यहाँ पे रामटेक जीती थी, रामटेक पिछली बार जीती थी। तो यहाँ कांग्रेस के रिकवरी का चांस है, और अगर जिस तरह की रिपोर्ट महाराष्ट्र से आ रही है, कम से कम एक की बजाय कांग्रेस को, यानी कि इंडिया गठबंधन एक की बजाय 2-3 पे आने की कोशिश यहाँ पे करेगा। तो यहाँ से एक ओवरऑल भी महाराष्ट्र की पिक्चर कैसे देखते हैं? अभी तो 5 सीटों की बात है। महाराष्ट्र में एक बात तो तय है कि ये जो 2 गठबंधन, 2 टूटी हैं पार्टियाँ, जो बीजेपी ने देखी बहुत एक तरह से स्मार्ट पॉलिटिक्स की थी कि एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, लेकिन इन दोनों में जो शिवसेना का हिस्सा टूटा है उसकी कोई साख नहीं है। मुख्यमंत्री भले ही हो, लेकिन जनता के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, चाहे इलेक्शन कमीशन ने जो भी कह दिया हो, जनता के लिए उद्धव ठाकरे की है। इसी तरह से एनसीपी चले गए, अजित पवार बन गए उप मुख्यमंत्री, लेकिन अभी भी जनता के लिए तो इन दोनों में जो मुख्य हिस्सा है वो इस तरफ आ रहा है, और इसलिए कुल मिला के, और लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है। देखिए जो ये एनडीए वहाँ का है, मुख्यतः अभी भी बीजेपी है। बीजेपी अपनी स्थिति पकड़े हुए है, बीजेपी बहुत जल्दी से अपनी स्थिति छोड़ेगी नहीं इस तरह की सीटों पे, लेकिन कुल मिला के महाराष्ट्र में लोग जो कयास लगाते हैं, तरह तरह के कयास लगते हैं, ये 20 और 30 के बीच में हर तरह के कयास लगते हैं। मतलब कम से कम हर कोई मान रहा है कि 20 सीट तो इस वक्त इंडिया गठबंधन को आएगी। तो मतलब जो ज्यादा उत्साही होते हैं वो कहते हैं 30 आएंगी, 30 और 30। लेकिन जो भी आप माने, एक न्यूनतम बात तो आई ना कि 2019 में जहां बीजेपी और उसके उस वक्त के साथी शिवसेना को 48 में से 41 सीट इनके पास थी,
तो कम से कम 10, 11, 12 सीट तो हार रहे हैं वहाँ। ये लगता है आपको महाराष्ट्र में ऐसा हो सकता है? ऐसा जो खबर आ रही है, जैसा अनुमान लग रहा है, और जो ज़मीनी हकीकत है, भाई आफ्टर ऑल शरद पवार हैं वहाँ, उद्धव ठाकरे हैं। और देखिए इस वक्त इस इलाके में नहीं लेकिन बाकी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एक जननायक की तरह उभर रहे हैं। इस वक्त वहाँ का सबसे बड़ा चेहरा है इंडिया गठबंधन का, शरद पवार नहीं है, सबसे बड़ा चेहरा उद्धव ठाकरे है ना। और लेकिन ये जो बताइए, जैसे मोदी की रैलियां, अभी तो पहला ही दौर है, अभी 5 ही सीट है, अभी बची हुई है सीटें 40 से ज़्यादा। जब रैलियां और तेज़ी से होगी, मोदी की गारंटी, भाषण, दुनिया भर की बातें, तो क्या उसका असर बीजेपी के पक्ष में, जैसे 2019 में था, हालांकि उसमें एक एड ऑन था बालाकोट, और ये वो असर कम हो गया इस वजह से कह रहे हैं जो आपने पहले व्याख्या की, या उद्धव ठाकरे के प्रति कोई सिंपैथी है कि बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ जो हुआ गलत हुआ? क्या बड़ा इशू है जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? सिंपैथी तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए एक सिंपैथी है, उनके पक्ष में एक माहौल है। इस इलाके पे उतना असर नहीं है लेकिन पूरे महाराष्ट्र में वो है। और दूसरा जो बदलाव हुआ है, देखिए बदलाव तो ये हुआ ना कि पार्टियां अलग हो गई हैं। ये जो जो स्प्लिट हुआ और जिस तरह से वहाँ सरकार बनाने का खेल खेला गया, वो देख के एक सामान्य व्यक्ति के मन में आता है कि ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य स्तर का मुद्दा था। 2019 के चुनाव में सब राज्य स्तर के मुद्दे दब दब गए थे, ढक गए थे, लेकिन अब वो दब ढक नहीं रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। बीजेपी मजबूत है, खासतौर पे विदर्भ वगैरह। विदर्भ में तो मुख्यतः बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। बीजेपी मजबूत है, मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी कोई ख़त्म होने वाली है महाराष्ट्र से या बहुत बुरी तरह से पछाड़ी जा रही है, लेकिन ये जो दो लोगों को प्रॉप अप करने की कोशिश की थी वो चल नहीं रहा है। उससे जनता के मन में एक वितृष्णा, एक वो आ रहा है कि किस तरह के खेल कर रहे हैं। और चूंकि याद रखिए, यही वो अजीत पवार हैं, यही वो प्रफुल्ल पटेल हैं, यही ये तमाम नेता हैं जिनके खिलाफ बीजेपी क्या कुछ कहा करती थी। हाँ भाई, बताती थी 70,000 इनको, करोड़ का सिंचाई घोटाला है तो क्या भाषण दर्ज कुछ है। इनके बारे में बोला जाता था, उसी को भाई आप नेचुरली मुख्यमंत्री बना करप्ट के पार्टी बैठे। कहा करते थे 2019 में बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल, भाषण में। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे में लोगों एनसीपी को को। भूलती नहीं ना, सब चीज़ें याद रहती हैं। तो उसकी वजह से महाराष्ट्र में जो स्थिति है, मतलब बीजेपी कैन ओनली लूज। अब लूज 10 करेंगी, 11 करेंगी, 15 करेंगी, 20 करेंगी, इस पे बहस हो सकती है, बट लूज ही कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र, चूंकि ये जो सूबे हैं जहां से बीजेपी को अधिकतम सीटें आई थी, कुछ जो स्टेट है उसमें महाराष्ट्र सेफेस्ट सीट है, इसलिए चूंकि महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदला, तो इन 5 सीटों के बहाने हमने बाकी बात की। अब चूंकि बहुत सारे राज्य हैं, तमिलनाडु शुरुआत जहां से की थी योगेन जी ने, और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अब यहाँ बीजेपी को ऐसी उम्मीद है, अब क्या है, बहुत खबरें बीजेपी के नेताओं के हवाले से आती है कि उनको जहाँ जहाँ नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई के लिए जहाँ कुछ इंतजाम कर रहे हैं उसमें तमिलनाडु भी है, तो उसको भी जरा समझेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आज पहले दौर की वोटिंग में अगर बराबर जैसा दिख रहा है तो उसमें तमिलनाडु की भूमिका है। डीएमके 24, कांग्रेस 8, तो ये सीधे 32 सीटें तो यही हो जाती है जी। कुल मिला के देखिए, सिर्फ 32 नहीं, बाकियों को भी आप जोड़ बिल्कुल, दीजिए, इनके कई और एलाइज हाँ, भी थे। हाँ। कुल मिला के स्थिति ये थी कि केवल एक सीट, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के मुख्य 2 छोर हैं, द्रमुक, अन्ना द्रमुक, डीएमके, एडीएमके। और पिछली बार डीएमके ने, जिसने बड़ा अलायंस अपना बनाया हुआ था, 39 में से 38 सीट उनके पास एक सिर्फ एडीएमके को मिला, बीजेपी केवल 0 एक एडीएमके को मिला और नहीं मिला। तो जाहिर है इस वक्त चैलेंज, जिस तरह से राजस्थान में चैलेंज बीजेपी के पास है रिटेन करने का, उस तरह से यहाँ चैलेंज इंडिया गठबंधन के पास है। बीजेपी की रणनीति शुरू में ये थी कि भाई किसी तरह से एडीएमके पे कब्जा कर लिया जाए, साथ नहीं, गठबंधन नहीं, जो फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट है ना, कुछ वैसा मामला था कि भाई ठीक है तुम बोर्ड लगा लो लेकिन पार्टी तुम्हारी हम ही चलाएंगे। और ऐसा लग रहा था कि ये मामला हो जाएगा, और अगर वैसा होता तो बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। जैसे बहुत लोग बीजेपी के नेताओं के हवाले से बोलते हैं कि तमिलनाडु में 4 से 5 सीटें बीजेपी को वहां से आ सकती हैं। जैसे मैंने बताया, पहले बीजेपी की कोशिश थी, अगर बीजेपी एडीएमके से अलायंस कर लेती, उसमें बीजेपी को 8-10 सीट मिल जाती, तो शायद ऐसा संभव हो सकता था कि 2-3-4 सीट ले जाती वहां पे। लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला है,
त्रिकोणीय मुकाबले में आज भी डीएमके का जो कॉम्बिनेशन है, डीएमके केवल डीएमके नहीं है, हाँ, छोटी उसके छोटी और जो पार्टियां और लेफ्ट सीपीआई बिल्कुल, सीपीएम भी बिल्कुल, उसके साथ है, कांग्रेस उसके साथ है, तो एक बहुत बड़ा कोलिशन है। एडीएमके टूटी है, बिखरी है, लेकिन फिर भी नंबर 2 की पार्टी है। बीजेपी खूब ऊर्जा लगाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी ने पैसा भी लगाया है, ऊर्जा भी लगाई है, प्रधानमंत्री ने खुद अपनी पूरी प्रेस्टीज इसमें डाली है। सब कुछ करने के बाद याद रखिए, ये पार्टी की शुरुआत मुश्किल से 3-4% से हुई, विधानसभा में बढ़ के 6-7% पे आई, बढ़ेगी 15%, 20%। याद रखिए, बीजेपी को सीट लेने के लिए कोई 25-30% वोट चाहिए। ये बिल्कुल कुछ वैसा मामला है जैसा बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हवा क्रिएट कर दिया था, आ गए जीत गए, अब तो सब कुछ हो गया इत्यादि, लेकिन हुआ बहुत कम, 77 पे अटक गए। उससे कहीं कम स्थिति मैं समझता हूँ अभी भी ये है। खूब हल्ला है, खूब बात है, लेकिन अभी भी 2 नंबर पे एडीएमके है, बीजेपी अभी भी 2 नंबर पे नहीं है। ये बात जरूर है कि इतना सब जो बीजेपी कर रही है उसके चलते दीर्घ काल में बीजेपी अपने पांव वहां पे पसार रही, जैसे तेलंगाना में पसारा और 4 सीटें पिछली बार और सबसे बीजेपी ने कठिन देखिए, तमिलनाडु बीजेपी के लिए सबसे कठिन मामला है, क्योंकि वहां द्रविड़ राजनीति है। द्रविड़ राजनीति के आधार क्या है? सेकुलरिज्म जो बीजेपी के खिलाफ, फेडरलिज्म जो बीजेपी के खिलाफ, सोशल जस्टिस वो बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी के और लिए जो वो इनका माहौल सनातनी हिंदुत्व है वो वहां की द्रविडियन पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। और वहां तो मतलब हिंदी का अगर आप कुछ वो करें तो उसके खिलाफ वहां राजनीति में जम के बात होती है। इसलिए बीजेपी के लिए सबसे कठिन है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार बीजेपी वहां पे एक अपनी घुसपैठ कर रही है। लेकिन वोट का बढ़ना और सीटें आना दो अलग मामला है। तो मेरा अपना अभी भी अनुमान है कि 1-2 सीट पर बीजेपी भले ही आ जाए, लेकिन कुल मिला के डीएमके गठबंधन चुनौती है। वो हो सकता है डीएमके गठबंधन अपनी सीटें कम करके, हो सकता है उन्हें 2-4 सीट का नुकसान हो जाए, लेकिन डीएमके गठबंधन को कोई 10-15 सीट का नुकसान हो जाए ऐसा मैं नहीं देख रहा, और बीजेपी कोई 4-5 सीट ले जाए ऐसा फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो ये तमिलनाडु। अब उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बहुत अहम है। ममता बनर्जी वर्सेस मोदी, और एक तरह से ममता बनर्जी बहुत चैलेंजर की तरह प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के सामने रही। अभी भी बहुत आक्रामक ढंग से ममता बनर्जी ने, जैसे वहाँ अंदेशा था कि हो सकता है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए रामनवमी के पहले कुछ बवाल हो जाए, तो ममता बनर्जी ने कहना शुरू किया 10 दिन पहले से, दंगा अगर हुआ तो इस बार छोड़ूंगी नहीं, और बहुत तरह से चुनौती दी। उसके बाद जब ये मोदी जी ने ये मटन मछली वाला कर दिया, उसको भी ममता बनर्जी ने लपका, क्योंकि मछली बंगाली खाते हैं, उनकी फूड हैबिट का अनिवार्य हिस्सा है। जैसे दाल रोटी चावल को बिहार यूपी का आदमी खाता है, और 365 दिन खाते हैं, वो धार्मिक आयोजनों में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो अब बंगाल को, हालांकि बंगाल में आज 3 ही सीटों पर पोलिंग है, केवल 3 सीट है, हाँ, और ये तीनों और तीनों बीजेपी की है, जिसे चिकन नेक बोलते हैं ना जिस एरिया को, जो कि पूरे भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है, वो वाला हिस्सा, वो उसकी कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, उधर से बिहार यूपी के लोग जब असम की तरफ जाते हैं जलपाईगुड़ी होते हुए, यहीं से होके जाते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा वर्ग है राजवंशी। देखिए कितना विचित्र राजनीति में होता है। ये इलाका था जो लेफ्ट फ्रंट का टोटल डोमिनेंस का इलाका होता था। लेफ्ट फ्रंट से वो डोमिनेंस टीएमसी पे ट्रांसफर हुआ, और वो डोमिनेंस अब बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ है। क्या देखिए ना, 2014 में तीनों टीएमसी के पास और तीनों बीजेपी ने कब्जा किया। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में एंट्री का प्रमुख स्रोत रहा है उत्तर बंगाल, जो कि एक उत्तर बंगाल बाकी बंगाल से बहुत ही एक अलग किस्म का इलाका है। यहाँ का मुख्य समाज है राजवंशी, जो कि दलित समाज है, लेकिन भूमिवान है वहाँ पे, और इतने बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं। बीजेपी ने अपनी राजनीति इस आधार पे खड़ी की है। आज की तारीख में बीजेपी को यहाँ से उखाड़ना कठिन काम है, लेकिन अगर यहाँ एक भी सीट टीएमसी ने ले ली, इसका मतलब है बीजेपी की हालत पतली हो जाएगी। हाँ, एक भी ले ली, इसका मतलब जो गढ़ है बीजेपी ने बनाया कल्टीवेट करके, इसका मतलब उसको झटका दूसरी जगह भी लग सकता है, जो 18 सीटें बीजेपी के खाते में दर्ज है। और इनमें से कुछ बिहार एक सीट है जो कि ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि मार्जिन यहाँ थोड़ा सा कम है। अभी एक बात इसमें है योगेन जी, जैसे कुछ इलेक्शन एक्सपर्ट कहें या स्ट्रेटजिस्ट कहें, जैसे प्रशांत किशोर का एक बयान देख रहा था, आप भी अवेयर होंगे शायद, उन्होंने कहा बीजेपी को बंगाल में और उड़ीसा में इस बार फायदा हो सकता है।
बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन उन्होंने कहा कि 18 से बढ़ सकती है। तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं को भी लगता है कि हमारी 4-5 बढ़ेगी बजाय इसके कि घटे। तो ओवरऑल बंगाल में क्या लगता है, चूंकि ओवरऑल बात करेंगे तो 18 सीटें बीजेपी की बंगाल में है। ये बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त बंगाल से मिली थी, सीधे 2 से 18 हो गई थी। 2019 में जब बीजेपी को 18 सीट आई तो उसे बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज बोला जा रहा था, बताया जा रहा था पता नहीं कैसे हो गया ये चीज। तो 18 सीट और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 100 से कम सीट आई और 77 विधानसभा आई, चुनाव के बाद ऐसा माहौल था कि लग रहा था कि इस 18 में से 10 भी रिटेन करना बीजेपी के लिए कठिन हो जाएगा। छोड़ छोड़ के लोग बीजेपी को भाग रहे थे। भाई मुकुल राय जैसे लोग भी निकल के बाहर आए, आसनसोल वाला एमपी वो बाहर आए, हालांकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए आए, बाबुल सुप्रियो, लेकिन आए। तो एकदम स्थिति बीजेपी के खिलाफ हो रही थी। अब जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी इंप्रूव कर सकती है, तो मैं समझता हूँ एक तो इंप्रूव करना ये हुआ कि जो उनकी दुर्गत विधानसभा चुनाव में हो गई थी वहां से इंप्रूव करना, वहां से इंप्रूव करने की गुंजाइश है। आज की तारीख में बीजेपी 18 को रिटेन कर ले तो ये इसे इंप्रूवमेंट ही कहा जाएगा। दूसरा होगा 18 से भी पार जाना। वहाँ एक जो अगर 18 से पार जाती है बीजेपी, उसका एक कारण होगा कांग्रेस और बीजेपी और टीएमसी का अलायंस न होना। हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान किया और उसके बाद अकेले लड़ रही है 42 सीटों पर। तो क्योंकि वहाँ कांग्रेस का एक तो कुछ इलाका है मुर्शिदाबाद मालदा के करीब जहाँ कांग्रेस की स्ट्रेंथ है, दूसरा प्रदेश भर में मुस्लिम वोटर पे कुछ ना कुछ कांग्रेस का असर है। देखिए बंगाल में टीएमसी का लेफ्ट के साथ अलायंस नहीं हुआ, इससे बहुत नुकसान नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट का वोटर कुछ भी करता टीएमसी के पास आता नहीं, तो बीजेपी के पास गया भाई, बीजेपी के पास चला जाता। लेकिन टीएमसी का कांग्रेस से अलायंस नहीं हुआ, इसका दोनों को, कांग्रेस को भी कुछ कांग्रेस के साथ न होने से कांग्रेस को भी नुकसान है, टीएमसी को भी नुकसान है। और ये इसे इंडिया गठबंधन की जो प्रमुख असफलताएं हैं उनमें से ही गिना जाएगा कि आप शुरू करके सब कुछ करके उसके बाद नहीं कर सके। अब और नुकसान ही नहीं हुआ तो लड़ाई इस तरह से कि अधीर रंजन चौधरी के बहुत ही आक्रामक बयान है ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार अभी भी, जो कि इंडिया अलायंस की स्पिरिट के हिसाब से नहीं थे। तो अब एक बार नहीं होता तो हर कोई लोग इसके 5 फायदे भी देख लेते हैं। जैसे बिहार में जब नीतीश कुमार छोड़ गए तो लोगों ने लंबी फहरिस्त गिना दी कि इससे ये भी फायदा हुआ, ये भी फायदा हुआ। लेकिन कुल मिला के देखिए चुनाव में इन चीज़ों से नुकसान होता है। तो अगर बीजेपी 18 के पार जाती है उसका एक प्रमुख कारण यही हो सकता है, हालांकि अभी से कहना जल्दबाजी होगी। तो आपको यहाँ बीजेपी की जो 18 सीटें थी, क्या इसमें माइनस होती दिख रही है यहाँ? मैं ओवरऑल अलायंस न होने के बाद ये कहना कठिन होगा। जब तक अगर उम्मीद थी कि अलायंस कांग्रेस के साथ अगर अलायंस होता, अगर कांग्रेस का अलायंस होता, लेकिन अगर तो, कांग्रेस का होता, माफ करें बीच में रोक रहा हूं, फिर तो लेफ्ट के साथ भी आना पड़ता, मतलब ना, ये लेफ्ट आता तब तो नुकसान होता। ये क्लियर डील था। कांग्रेस और टीएमसी का ही अलायंस होना था। मामला सिर्फ ये था कि कांग्रेस चाह रही थी 4-5 सीट, वो 2 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। और उसमें भी मैं समझता हूँ ज्यादा बात ये रही होगी कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी के बयान आए और उधर कांग्रेस की तरफ से जो बार बार इशारा किया जाता है कि नहीं ममता दी के ऊपर दबाव था, कुछ वो मामला था। अन्यथा चुनावी दृष्टि से देखें तो बिल्कुल स्पष्टतः दोनों का अलायंस होना चाहिए, ना करने से नुकसान होगा। तो 18 से नीचे आ जाती, ये मैं तब कहता अगर उनका अलायंस हो गया था। अलायंस न होने की स्थिति में मैं समझता हूँ 18 के इर्द गिर्द कहीं ऊपर 1-2 ऊपर 1-2 नीचे, कुछ वैसी स्थिति। तो इसका मतलब बीजेपी को इस 18 में से बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं देख रहे आप? अब ज्यादा नुकसान नहीं है। शुरू में ऐसा लग रहा था, आज से 6 महीना पहले जब मैं गिनती करता था तो मैं मानता था कि देखिए बंगाल में 8 सीट तो कम से कम हारेंगे, 10 से पार कैसे जाएंगे। लेकिन उसमें से बीजेपी ने रिकवरी की है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आते हैं बंगाल के बाद बिहार। 4 सीटों पर बिहार में आज पोलिंग थी। पिछली बार की बात करें इसमें 2 सीटें एलजेपी के पास थी, जिसमें से जमुई से खुद चिराग पासवान सांसद थे जो अभी हाजीपुर से लड़ रहे हैं, जहां उनके पिता 9 बार सांसद रहे हैं, चाचा अभी सांसद हैं। गया जेडीयू के पास और ये बीजेपी के पास। लेकिन यही पीछे जाएंगे 2014 में भी 3 बीजेपी 1 एलजेपी की थी। तो अब यहाँ 2024 की बात करें, 4 सीटों के बहाने हम जरा 40 सीटों में से 39 सीटें बिहार में एनडीए को मिल गई थी, जिसमें से 17 बीजेपी को अकेले थी। तो अब यहाँ कैसे देखते हैं आप?
आपने खुद ही बताया 40 में से 39, तो ये तो ऐसी स्थिति ना, यू कैन ओनली लूज, उसके बाद तो आप गेन तो कर नहीं सकते। सवाल सिर्फ ये है कि कितना लूज करेंगे, और वहां सबसे जो कमजोर कड़ी है वो है ये जेडीयू। जेडीयू का जो रहना, और जेडीयू को फिर 16 सीट मिल गई है, और सबका जो अनुमान है वो यही है कि क्या जेडीयू इस वक्त उस तरह का चुनाव लड़ पाएगी, खास तौर पे जबकि आरजेडी ने यहाँ चुनाव लड़ने की ताकत दिखाई है, क्षमता दिखाई है, इच्छा शक्ति दिखाई है, और अलायंस कुल मिला के ठीक चल रहा है। अलायंस में उस तरह की दिक्कत नहीं है, और माले चूंकि जुड़ी है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, इस वक्त उनके पास एक अच्छा अलायंस है लड़ने के लिए। तो जो नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद एक बारगी तो लगा था कि बिल्कुल मामला पूरा एनडीए की तरफ चला गया है, कुछ वैसी स्थिति नहीं है। इन सीटों के बारे में आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी की गुंजाइश यहाँ सब जगह है। हाँ, आरजेडी को लगता है कि यहाँ से हम कम से, हालांकि ऐसे दावा वो चारों सीटों की करें, लेकिन 2 सीटों पर उनको लगता है कि हम 2 सीटों पर एक मजबूत चैलेंजर की भूमिका में है। और ये मध्य बिहार का वो इलाका है जहाँ पहले आरजेडी और लेफ्ट का भी थोड़ा प्रभाव रहा है, सीपीआई और ये सब का, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, ये सब वो इलाका है। तो लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब ओवरऑल अगर बिहार की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से तेजस्वी ने सभाएं की, रैलियां की, अभी कल भी, आज भी लगातार, और वो लगातार नौकरी को, रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाते हुए लगातार अपनी सभाएं, रैलियां कर रहे हैं। कि विपक्ष में अगर कोई ज्यादा ऊर्जावान लोग दिखाई दे रहे हैं, एक उद्धव ठाकरे, इधर तेजस्वी, एक ऊर्जा, लड़ने की हिम्मत वो दिखाया है। और जैसे कि मैं बीजेपी के बारे में कह रहा था कि राशन के बारे में किया होगा कांग्रेस ने पास, लेकिन मोहर तो मोदी जी की है। इसी तरह बिहार की नौकरी में होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मोहर तो उस पर तेजस्वी। हाँ, क्योंकि पहले तो नीतीश कुमार ने वो नहीं किया ना, मुख्यमंत्री तो लगातार थे। तो तेजस्वी ने ये बिल्कुल बिहार के मन पे ये छाप छोड़ दी है कि भैया नौकरी तो मैंने ही दिलवाई है, और नौकरी दिलवाना छोटा काम नहीं। और नौकरी का एजेंडा सर 2020 में जो असेंबली का इलेक्शन था, मैं भी कवरेज कर रहा था, उस समय तेजस्वी ने पहली बार कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां देंगे। और वो ऐसा एजेंडा बना कि हड़बड़ाकर बीजेपी ने कह दिया कि हम 19 लाख देंगे, जिसमें रोजगार भी और नौकरी भी। और उसके बाद तेजस्वी ने जब 17-16 महीने रहे, उनकी सरकार साझा सरकार ही सही, लेकिन सही है कहा आपने, तो जिस नीतीश कुमार की सरकार ने नौकरियां नहीं दी, वैकेंसी थी, उसको फिल किया, और वही अपनी रैलियों, सभाओं में कर रहे। लेकिन फिर बात आती है कि क्या लोकसभा चुनाव, देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि विधानसभा डिफरेंट होगा, 2025 का जो चुनाव होगा। 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी मजबूती से लड़े, लेकिन बहुत सारे फैक्टर आखिर में उनके खिलाफ हो गए या उनके पक्ष में नहीं रह गए। बहुत सारे फैक्टर हैं, उस पर विस्तार में नहीं जा रहे। तो लोग बोल रहे विधानसभा में इसका असर बहुत ज़्यादा दिखेगा, लोकसभा में कितना दिखेगा ये कैलकुलेट करने की अभी बात है। बिल्कुल, ये कैलकुलेट करने की बात है। इसलिए अभी से ये कह देना कि भाई अगर ये सब बातें जो आप और मैं कह रहे हैं वो सही हो, तब तो हमें चर्चा करनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन 20 सीट लेगा, 40 में से 25 सीट लेगा। वो सब बात मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि देखिए कम से कम 8-10 सीट का नुकसान तो इनको है ही है। अगर वो नीतीश नहीं आते तो स्थिति अलग होती, तब स्थिति बिल्कुल दूसरी तरफ थी। तब 25-15 इस तरफ गिना जा रहा था। तब 25-30 के ऊपर इंडिया गठबंधन था और 15-10 के ऊपर बीजेपी चल रही थी। नीतीश कुमार के जाने के बाद वो 25-15 पलट जाता है, लेकिन अभी भी वो 10-15 सीट की एक गुंजाइश जो है, वहाँ संघर्ष है, वहाँ काम हो रहा है, और अभी से हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। बाकी दूसरे इलाकों में देखते हैं, अगले दौर में वहाँ पूर्वांचल में शायद हो रहा है, सीमांचल इलाके में जो कहते हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर। हालांकि वहाँ भी पूर्णिया में थोड़ा पेच फंसा, पप्पू यादव जब एक अपनी तरफ से मैदान में आ गए, शायद वहाँ कुछ एडजस्टमेंट होता। बीमा भारती को आरजेडी ने दिया, अगर पप्पू यादव से सहमति बनती तो कम से कम एक बाहर से कोई चैलेंजर नहीं होता। तो वो स्थिति वहाँ है। कटिहार में तारिक अनवर पहले रहे हैं, हारे हैं, लेकिन वहाँ है। किशनगंज तो सिटिंग कांग्रेस की है। तो अभी वो इलाका है जहाँ मुस्लिम वोट भी बहुत प्रभावित करता है, किशनगंज में तो बहुत ज़्यादा। और इसलिए 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें 5 जीत गए थे सीमांचल में एमआईएम के, ओवैसी के। हालांकि वो 4 चले गए थे आरजेडी के साथ। तो वहाँ की तस्वीर ओवरऑल अगर देखें तो बिहार को आप कैसे गेज करते हैं? ओवरऑल अभी भी देखिए बीजेपी तो, एनडीए तो लूज ही कर सकता है ना। अब सवाल ये कितना लूज करेगा और एनडीए में कौन लूज करेगा।
अभी की तारीख में लगता है कि एनडीए में लूज ज़्यादा करेगी जेडीयू, बीजेपी अपेक्षाकृत कम लूज करेगी और कम से कम 10 सीट के करीब तो लॉस दिखाई दे ही रहा है। अब ये जो है ना, आपने जैसे सही बात एक जगह कही कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जेडीयू पिछली बार 17 सीटों पर लड़ी, 16 जीती, बीजेपी 17 की 17 जीत गई, एलजेपी 6 सीटें लड़ी, 6 जीती चिराग की, उनकी एक सीट कम हो गई इस बार। अब ये लगता है कि जेडीयू को ज्यादा नुकसान होगा इस बार। नीतीश कुमार बार बार पलटने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी भी और उनका असर भी, उनके वोटर को भी लग रहा है कि उनके लिए आखिरी चुनाव हो सकता है, उनको निपटा देगी बीजेपी 25 के पहले। तो एक ये जेडीयू को बड़े लूजर, प्रशांत किशोर की भी बात करें, हम सहमत हो असहमत हो, लेकिन अगर वो भी कह रहे हैं कि जेडीयू को नुकसान होगा, तो इसको अगर देखें, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जेडीयू की सबसे कमजोर कड़ी है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार को, अब भाषा आप कुछ भी लीजिए, निपटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन देखिए बीजेपी का तो पुराना रिकॉर्ड है, यूज एंड थ्रो, जिसको उसने इस्तेमाल मैं किया दुष्यंत चौटाला का भी के साथ ताजा जो मामला, हुआ, और जो जयंत चौधरी के साथ जयंत शुरू हो चौधरी के चुका साथ, है, हाँ। ये सब एक ही तरीका है। तो इसमें तो कोई बिहार में और किसी चीज की कमी हो सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, वो सब राजनीतिक बुद्धि की कमी बिहार में नहीं है भाई। बिहार में जिस तरह की बातें, मतलब सड़क पे आपको लोग समीकरण समझा देते हैं, वैसा मैं देश में बहुत कम जगह पे देखता हूँ। तो ये तो बिहार में हर एक व्यक्ति को दिख रहा है कि नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला। हो सकता है कोई उन्हें स्वयं कोई कुर्सी मिल जाए, हो सकता है किसी बड़ी कुर्सी का वायदा किया गया हो, लेकिन जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है उसके बाद, ये तो सामान्य लोगों को दिख रहा है ना। तो इसका असर कहीं ना कहीं इस चुनाव पे पड़ेगा। और ये जो कमजोर कड़ी है, अब इस कमजोर कड़ी की वजह से एनडीए को कितना नुकसान होगा, केवल उसके आंकड़ों की बात हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि जो जेडीयू को मिल गई है 16 सीट, उसमें से आधी भी कैसे बचा पाएंगे, ये एक चुनौती का सवाल है। चुनौती का सवाल है बिहार को लेकर। अब उसके बाद हम एमपी आते हैं और उसके बाद फिर ओवरऑल यहाँ से मोदी जी की गारंटी वाला अखबार का विज्ञापन लाना। जो प्रधानमंत्री मोदी ने जितने वादे किए, 2014 के पहले अच्छे दिन आया और लगा कि देश में पता नहीं गुजरात मॉडल आएगा और पता नहीं देश में क्या होगा। बिहार के लोगों ने सोचा गुजरात मॉडल के नाम पर क्या क्या हो जाएगा। फिर 2019 में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें, उस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके। अब वो नया लेकर आ गए गारंटी, और गारंटी में भी वो जो कोर इशू था जो उसको लेकर आए 2014 में, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे, वो एक तरह से गायब है। वो नई चीज का नया मुलम्मा है। तो उन सब का असर क्या चुनाव में ये नहीं है? यही डर है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मोदी को मुस्लिम लीग दिख जाता है और तेजस्वी के मछली खाने में उनको मुगल से मछली को जोड़ देते हैं। और अभी पहला ही दौर है, अभी बहुत कुछ आना बाकी भी हो सकता है। देखते जाइए क्या क्या होता है। मध्य प्रदेश की एक सिर्फ बात कर दूं, ये महाकौशल का इलाका है, मुख्यतः आदिवासी इलाका है। और यहाँ पिछली बार हम देख रहे हैं बीजेपी सब सीट जीती थी, सिवाय छिंदवाड़ा के, जो कि कमलनाथ जी की सीट है, उनके नकुलनाथ बेटे ने जीती जीते, थी। हाँ। और ये 1977 के चुनाव में भी, जबकि पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस सारी सीट हार गई थी, तो तब भी भी छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा बची कमलनाथ रही जीते, थी। हाँ। तो ये तो वो सीट है, हालांकि इस बार वहां कुछ संकट है। लेकिन बाकी इलाकों को देखिए, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से मंडला में इस वक्त एक सीरियस लड़ाई चल रही है। मंडला के अंदर कांग्रेस काफी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे ये एक रहेगा। सीधी और शहडोल में भी, सीधी वो इलाका है जहाँ से अर्जुन सिंह जी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, उनके बेटे यहाँ काफी काबिज हैं। सीधी और शहडोल में लड़ाई है, मंडला में लड़ाई है, और छिंदवाड़ा में तो है ही है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कॉन्टेस्ट में तो है ही, हालांकि कह रहे हैं कि इस बार ज़्यादा टफ कॉन्टेस्ट हो सकता है। जब इस तरह के इलाके में 6 में से 4 सीटों पे सीरियस कॉन्टेस्ट की बात आ रही है, तो मध्य प्रदेश में हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए ऑपोजिशन को। पिछली बार बीजेपी को 29 में से 28 सीट, एक सीट छिंदवाड़ा बची, छोड़ के बाकी सब सीट, और छिंदवाड़ा बची, उसको पार्टी से ज्यादा कमलनाथ की सीट माननी चाहिए। तो बिल्कुल कई बार ऐसी सीट हो जाती है जी, वो है। और अभी भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। और ये मत भूलिए, आज जब लोग बीजेपी के बारे में सोचते हैं तो हमेशा गुजरात के बारे में सोचते हैं, जैसे गुजरात उसका मुख्य केंद्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश वगैरह। लेकिन आप तो जानते हैं कि मूलतः बीजेपी की शुरुआत मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का जो मालवा इलाका है, यहाँ से बीजेपी बाकी इलाकों में गई। बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा और सब तमाम दिग्गज, राजमाता सिंधिया का दौर था। अभी भी बीजेपी का यहाँ एक बहुत गहरा आधार है। और यहाँ अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश की 28 सीट में से 6-8 सीट पे ठीक से चुनाव लड़ ले, यहाँ पे हम देख रहे हैं
अभी इसमें से 4 सीट हम देख रहे हैं, 4 में से आप समझ लीजिए 3 सीट पे कम से मतलब कम आप कह रहे हैं सीधी, शहडोल, मंडला और मंडला, छिंदवाड़ा जी। को मैं इसलिए नहीं अच्छा, मानता हूं कि हाँ, पहले से है, पहले मान से ली। थी। तो ये तो 3 सीट पे अगर यहाँ लड़ रही है, मैं नहीं कह रहा कि जीत रहे हैं, 3 सीट पे कम से कम सीरियस कॉन्टेस्ट हो रहा है। अगर इसको आप देखें मध्य प्रदेश में, और 9-10 सीट पे अगर कॉन्टेस्ट हो जाए, मध्य प्रदेश में उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए विपक्ष की। 9-10 सीट पे कॉन्टेस्ट हो जाए और 4-5 सीट अगर विपक्ष निकाल लेता है, तो ये छोटी उपलब्धि नहीं है मध्य प्रदेश में विपक्ष के लिए। 4-5 सीट भी निकाल लेना मध्य प्रदेश से, क्योंकि बीजेपी के खाते में तो जा रही है ना। और जैसा आपने शुरू में समझाया था, बीजेपी को ये सारा 400 वगैरह तो खैर कहने की बातें हैं, लेकिन बीजेपी को 2019 से 2 सीट भी फालतू लाने के लिए कम से कम इस इलाके में झाड़ू लगानी पड़ेगी। और अगर यहाँ मध्य प्रदेश में 3-4 सीट का भी नुकसान हो गया, तब भी देखिए 3-4 सीट मध्य प्रदेश में हारना और उस 3-4 की जाके कहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भरपाई करना लगभग असंभव काम है। इसलिए एक एक सीट मैटर करेगी। और चूंकि वो पूरा झाड़ू लगाने वाला माहौल नहीं है, वो बालाकोट का माहौल नहीं है, 14 का मोदी वाला माहौल नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी उम्मीद करनी चाहिए कि जैसा मैंने कहा 8-10 सीट पे लड़ाई और 4-5 सीट पे अगर जीतता है विपक्ष, क्योंकि इसके अलावा एक दूसरा इलाका भी है। अगर आप भिंड मुरैना ग्वालियर वाला ग्वालियर की तरफ संभाग, चले जाएं, या शिवपुरी, नीचे भिंड मुरैना ऐसे। नीचे जो ये खरगोन के नज़दीक ये फिर एक आदिवासी झाबुआ खरगोन, ये जो आदिवासी धार, ये जो इलाका है, इन 3 जगह पे गुंजाइश है कांग्रेस के पास। और इन 3 में से अगर एक एक 2-2 सीट भी कांग्रेस निकालती है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। अब जो योगेंद्र जी आपने कहा उत्तराखंड, चलिए इस पर बात करते हैं, फिर हम वापस लौटेंगे। उत्तराखंड अगर देखें 2019 में भी सबकी सब बीजेपी सीटें जीती, 14 में भी पूरी की पूरी बीजेपी 2019। उत्तराखंड के बारे में कुछ है सिर्फ अभी? एक ही बात, हाँ। ले दे के पूरे विपक्ष की उम्मीद इस एक सीट पे टिकी होगी, हरिद्वार हरिद्वार पे, हरीश क्योंकि रावत के बेटे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मतलब बेसिक बात यह है कि ये मैदान की सीट है। बाकी पहाड़ की 2 पहाड़ की इधर हैं, 2 पहाड़ की सीटें इधर हैं। ये है मैदान की सीट। और जो कुछ भी ऑपोजिशन के पास यहाँ चांस है, मार्जिन आप देखते हैं तो मार्जिन कम हरिद्वार में ही है। वहाँ पे एक बहुत सीरियस कॉन्टेस्ट है। हरीश रावत के बेटे भी हैं, उधर से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। यहाँ पे यदि पटकनी दे पाता है विपक्ष, तो बीजेपी के लिए एक नेट लॉस की स्थिति है। बाकी उत्तराखंड में बीजेपी बहुत मजबूत रही है और लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की स्थिति सामान्य से भी ज़्यादा मजबूत रहती है, ऐसा उत्तराखंड का रिकॉर्ड है। अब मैं वापस लौटूंगा योगेंद्र जी। देखिए, मैं फिर वही उसी सवाल पर आऊँगा कि जहाँ से हम शुरू हुए हम भारत के नक्शे से। अब जैसे आपने राज्यवार जो बताया कि यहाँ से उत्तराखंड से एक सीट अगर कम हो, एमपी में अगर 3-4 सीटें बीजेपी से झटक ले, राजस्थान के लिए आप ज़्यादा उम्मीद आपको लगती है कि राजस्थान में 100% सीटें अगर बीजेपी एनडीए ने जीती 25 की 25, तो आपको लगता है कि वहाँ 8-10 सीट का 8-10 नुकसान हो सीटें, सकता है। 8-10 सीटें राजस्थान। बंगाल में आप मोटे तौर पर मान रहे हैं कि सेम रह सकता है? जी, अगर सेम भी रह जाता है तब भी आज की स्थिति में अलायंस टूटने के बावजूद अगर सेम पे भी रोक लेते हैं तो इसे मैं उपलब्धि मानूंगा। बिहार में तो देखिए डाउन ही हो सकता है। हाँ, तो डाउन मतलब मैं एक सम अप करना चाह रहा हूं फिर वापस और मैं कोई सेफोलॉजी की तरह नहीं, एक देखिए, इसमें सब लोग ये पूरा आउटकम फिर सोचेगा ना कि भाई देखिए, ये बार बार सवाल, मैं भी हर इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछता हूं। एक स्थिति है कि हम क्या बीजेपी की जो 303 सीटें हैं, क्या इसको 272 के पास रोकने की बात विपक्ष कर रहा है, या फिर विपक्ष अपना 272 पाने की बात कर रहा है? तो अभी जो बात लगती है उसमें यहीं पे मामला अटका है। अभी तक का जो सीन है, मैं पिछली बार भी यही कहा था कि इस वक्त की जो, और ये छोटी लड़ाई नहीं है, आप हर बार कहते हैं कि लेकिन देखिए ना ऐसे में भी तो सरकार मोदी की बन जाएगी। हो सकता है, देखिए हम यहाँ पे खाली कयास लगा रहे हैं। 230 भी अगर होता है, 240 भी होता है, देश में आज जो स्थिति है, जो सीबीआई की स्थिति है, जो ईडी की स्थिति है, जब चाचा को छोड़ के भतीजा चला जाता है तो कुछ भी हो सकता है। की स्थिति भी होगी, तब भी कुछ ना कुछ करके सरकार बनाने की। लेकिन इकबाल खत्म होगा ना, आप ये 56 इंच का सीना और 400 पार वाला इकबाल तो खत्म होगा अगर सीट कम हो गई। वही मैं कह रहा हूँ, आप जैसे ही 303 से नीचे जाना शुरू करती है बीजेपी, और देखिए दुनिया को घोषणा है 400 पार, और सामान्य व्यक्ति 400 पार का मतलब एनडीए नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है बीजेपी 400 पार जाएगी। बाद में बीजेपी वाले कहते फिरेंगे कि हमने कहा नहीं था, हम तो अपने खुद कह नहीं रहे थे। बात आप 400 पार की कर रहे हैं आप 300 से नीचे। ये कुल मिला के एक संदेश यही देगा
कि भाई आप नहीं कर सके। और आज जो स्थिति हम ब्रॉडली देख रहे हैं उसमें 272 से नीचे उतारना असंभव नहीं है। मैं केवल ये कहता हूँ असंभव नहीं है। अभी कई राउंड होने हैं, क्या स्थिति होगी हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये एक संभावनाओं के दायरे में है। और मैं केवल इसलिए बात कहना चाहता हूँ कि ये जब से 400 पार का चक्कर शुरू हुआ है, सारे लोग केवल उत्तर दिशा में देखना शुरू कर दिए हैं, दक्षिण देखना ही बंद कर दिया है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ भैया, उत्तर के साथ साथ दक्षिण भी देख लीजिए, और संभावना ज़्यादा दक्षिण की हो सकती है उत्तर की बजाय। 303 से ऊपर चढ़ने वाला जो मामला है, इतने संकट की स्थिति को ढकने के लिए 400 पार का नारा दिया गया। और दुर्भाग्य ये है कि हम भी अब बैठ के उस पर बहस कर रहे हैं, और सारा खेल यही है कि 400 पार का नारा देने के पीछे रणनीति और षड्यंत्र यही है कि अजीत अंजुम भी इसके ऊपर चर्चा करें, चर्चा करनी पड़ रही है। हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इससे भी उनका विज्ञापन हो रहा है। यही खेल है सारा। हाँ, लेकिन जिसकी सरकार है चर्चा तो करनी पड़ेगी। 23 करोड़ लोगों ने वोट तो दिया ही, 300 पार तो दिया ही। नहीं तो ये 400 पार का जो नारा था, ये नारा एक तरह से बीजेपी के संकट को ढकने के लिए और लोगों का ध्यान उस चीज़ से हटा के किसी बिल्कुल दूसरी चीज़ पे लाने के लिए किया गया था। और उसमें बीजेपी कई हद तक कामयाब हुई। लेकिन इस कामयाबी का एक नुकसान जरूर होगा कि अब अगर बीजेपी मान लीजिए 280 ले आती है, 285-90 ले आती है, एक सामान्य व्यक्ति के मन में होगा नहीं, ये तो कुछ मोदी जी का जादू खत्म हो गया। और जो इकबाल आपने कहा, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है राजनीति में। इकबाल जब घटते हुए दिखाई देता है, फिर बहुत संभावनाएं खुल जाती हैं लोकतंत्र के लिए। अब एक बात आपने कही ना कि अगर 275 ले आते, 80 ले आते, अब जैसे राहुल गांधी ने जो दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली हुई थी, उसमें कहा था बीजेपी 180 से ज़्यादा नहीं पाएगी अगर सब चीज़ फिक्स ना हो, कोई फिक्स मैच ना हो, ऐसा एक चर्चित बयान था। अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने गाज़ियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा पहले तो 180 लग रहा था, अब 150 के पास बीजेपी लग रही है। तो चलिए पॉलिटिकल बयान हम इसको मान लेते हैं, लेकिन आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर योगेंद्र जी, आप भी कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं तो 150 तो छोड़िए कि 250 पे बीजेपी आ सकती है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपकी बातों से नहीं है। आप 275-72 के नीचे की बात करें। माफ करिए, थोड़ा ट्रिकी बार बार मैं पूछता हूं क्योंकि दर्शक को समझ में आना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसके 2-3 अलग अलग मतलब हो सकते हैं। एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बिल्कुल न्यूनतम अर्थ है कि बटन जिसको दबाया उसी की हो और उसकी गिनती ठीक ढंग से हो, वो होना। दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जहां मीडिया स्वतंत्र है, जहां लोग अपनी बात कह सकते हैं, सबके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहा जाता है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो मैं आपके सामने विश्वास से कहता हूं, आज इस देश में जितना असंतोष है, जितना लोगों के मन में दबी हुई बातें हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो बीजेपी 180 क्या 150 से नीचे उतर आती, ये 77 जैसी स्थिति हो सकती थी। लेकिन चूंकि वो नहीं है, इसलिए जो असंतोष है वो मुद्दे में नहीं बदल रहा, और जो मुद्दा है वो वोट में नहीं बदल रहा। ये एक दिक्कत है। इसके चलते जो मेरे मन में असमंजस आप देख रहे हैं, असमंजस इस वजह से नहीं है, गेज करने की कोशिश कर रहा हूं। असमंजस इसलिए नहीं है कि मुझे जमीन पे लगता है कि क्या शानदार काम किया है, ये सरकार कैसे हार सकती है। नहीं, आप जाइए, कहीं पे जाइए, साधारण लोगों से बात कीजिए, उनके बारे में पूछिए। 2-3 बड़ी विचित्र चीज़ें देखता हूँ मैं। लोग आपको आपकी स्थिति क्या है, खराब है, धंधा कैसा है, साहब मंदा है, गांव में क्या है, सबकी हालत खराब है, देश की हालत कैसी है, देश की हालत अच्छी है। कैसे है भाई, तुम सबकी खराब है, देश की हालत। मोदी जी ने दुनिया भर में देश का बड़ा झंडा, देश की हालत, और राम मंदिर तो बन गया ना, देश बढ़ गया। फिर दूसरा पूछिए, आप वोट दे रहे हैं? नहीं, पिछली बार दिया था, इस बार तो नहीं। अच्छा, आपके घर परिवार में? नहीं, इस बार तो सोच रहे हैं शायद नहीं देंगे। क्या होगा? आएगा तो मोदी। ये जो है, सही बात, ये दिक्कत है असली। तो दिक्कत ये नहीं है कि जमीन पे असंतोष नहीं है, बहुत गुस्से में सारी बात कह के, और उसके बाद है, सब कुछ है, लेकिन वो गुस्सा जो है किसी एक बड़े मुद्दे में कन्वर्ट हो, लोगों तक पहुंचे। एक और आपको छोटी मिसाल देता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो इस देश स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा स्कैम अगर हुआ है, घोटाला, तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। आज तक उसकी खबर गांव में साधारण व्यक्ति तक नहीं पहुंची है। क्यों? मीडिया ने पहुंचने नहीं दी। तो अगर ये सब ना होता, तब मैं कहता कि तब तो इनकी 100 सीट नहीं आती, ऐसी स्थिति थी देश में।
लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने इसको कवर किया है, जिस तरह से पूरा मीडिया उनके गुणगान में लगा है, जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, आम आदमी विपक्ष के पार्टी खाते साथ सीज जो हो गए, फ्रीज हो बैंक गए। खाते, तो ये देखिए, ये आप मेरे को उस मैच का परिणाम बताने को कह रहे हैं जिस मैच में मैच शुरू होने के 2 घंटा पहले रेफरी बदल दिए गए हैं, जहां सामने वाली टीम का राशन पानी बंद कर दिया गया है, जहां जिसने पेनल्टी लेनी थी उस प्लेयर को पकड़ के बाहर निकाल दिया गया, और आप मुझसे कह रहे हैं कि बताइए परिणाम क्या होगा उसमें। उसका परिणाम जो है वो मैच का परिणाम नहीं है, वो इन परिस्थितियों का परिणाम है, उसमें हम गौर करने की कोशिश करें। तो ये फिर एक सवाल इसके बाद है कि ठीक है, ये आपने सारी बात कही मोदी रिजीम में जो कुछ हो रहा है, लेकिन फिर कुछ बात विपक्ष पे भी तो जाती है कि जो विपक्ष, अगर ऐसी स्थिति हुई कि 2024 में फिर मोदी जी आ गए 4 जून के, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी होगा कि विपक्ष की लड़ाई जैसे लड़ी जानी चाहिए थी पूरी तक, कई बार लड़ाई सर हौसलों से भी होती है, सड़क पर उतरने से होती है, उत्साह ऊर्जा से लबरेज होकर। हम लोग भी अपने हिसाब से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चैनल में नहीं है, कभी 500 लोगों की टीम के साथ काम करते थे, आज 10 लोगों की टीम के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। वही नहीं करो, विपक्ष काम नहीं कर रहा, लेकिन जब बड़ी ताकत के साथ आप लड़ना होता है, जिसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे जहां इस्तेमाल किया जाता है, तब कहते हैं ना लव एंड वार में हर चीज जायज। तो क्या वो कुछ कमी दिखी? क्या सामंजस्य की कमी, हौसले की कमी? इसमें कोई शक नहीं। आप दूसरी स्थिति कल्पना कीजिए, मान लीजिए कांग्रेस इस वक्त सत्ता में होती, मान लीजिए बेरोजगारी की यही स्थिति होती, मान लीजिए महंगाई की ये स्थिति होती, और मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड नामक घोटाला जनता के सामने आया होता, मान लीजिए उसमें उस समय की सरकार यानी कि कांग्रेस इन्वॉल्व होती, बीजेपी उल्टा लटका देती अब तक कांग्रेस को पूरी जनता के मन में, और सारे चैनल धो के रख देते, चैनल धो देते, इनका कार्यकर्ता गांव गांव पहुंच जाता, सब कुछ हो जाता, और देश का बच्चा बच्चा कह रहा होता है बांड में पैसा ले लिया, खा गए, पैसा खा गए, ये सब कुछ कर लिया। तो जाहिर है विपक्ष के पास संसाधनों की कमी है, विपक्ष के पास कल्पना शक्ति की भी कमी है, और एक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है कि कुछ भी है, जो आपने हौसला कहा, उसकी कमी तो है ही। तो देखिए, आज हम एक किसी सामान्य चुनाव का सामान्य विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, ये बहुत असाधारण स्थिति है, जहां आपको आज भी नहीं पता कि दिल्ली का चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी के किस किस आदमी को और अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपको आज भी नहीं पता, रोज सुबह आप पढ़ते हैं ईडी, और आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, ईडी का मतलब है कि किसी विपक्षी दल पे छापा पड़ा होगा। आज भी नहीं पता कि कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने विज्ञापन का पैसा भी दे पाएंगी कि नहीं। खबर कल थी कि बीजेपी ने 1100 विज्ञापन दिए, कांग्रेस ने 10 विज्ञापन दिए, किसी ने पॉलिटिकल एनालिसिस किया। ऐसी स्थिति में तो संसाधन की कमी भी है, और कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति, राजनीतिक संकल्प और क्रिएटिविटी, उस सब की कमी है। अगर ये ना होता विपक्ष में, तो क्या आज मोदी जी राज कर रहे होते इस देश में? अच्छा, अब आखिरी एक सवाल देखिए, मैं इसलिए जानबूझकर निकाला ये जैसे भाजपा का संकल्प पत्र है, मोदी की गारंटी संकल्प पत्र, इसमें वो सारे वादे और मुद्दे नहीं हैं। हर अखबार में अभी 2 दिन पहले छपा था, 12-14 अखबार में वो मुद्दे नहीं हैं जिन मुद्दों पर जनता ने 2014 में चुना। जब मोदी जी कहा करते थे कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दो, जनता ने 120 महीने दे दिए, अब 120 महीने बाद चुनाव। इसमें ना उस तरह से नौकरियों की बात है, महंगाई की बात नहीं है, रुपए का मूल्यन जो कहा करते थे बहुत अंदाज से, वो नहीं है, पेट्रोल डीजल महंगा, वो सारे कोर इशू इसमें नहीं है। एक मुलम्मा है जिसमें बार बार एहसास है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, जैसे पता नहीं कहां से दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं, और किसान निधि और इस तरह की बात है, बहुत एहसान भाव से। तो इतना जो मोदी जी ये कर रहे हैं, क्या जनता इससे मोदी के प्रभाव में है, या जो आप कह रहे हैं चूंकि विपक्ष की वो ताकत चाहे अनचाहे नहीं दिखती है, इसलिए फिर बीजेपी को एज जैसा अगर मिलता है? तो देखिए, गारंटी वाली चीज तो टोटल फेक है, इसलिए कि कोई गारंटी है ही नहीं। एक सा कोई आइटम आप उठा लीजिए, उसमें मैं पढ़ता हूं गारंटी क्या है। चलिए, किसान वाला चूंकि मैं देखता हूं, पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जारी रहेगी। आप क्या गारंटी दे रहे हैं? जो काम आप 5 साल पहले कर चुके हैं वो काम आप करते रहेंगे। और ये फसल बीमा योजना देश की सबसे फेल्ड योजनाओं में से है। गुजरात सरकार ने हाथ धो लिए थे कि हमें नहीं करना, संख्या घट गई है जिसके अंदर। गारंटी किस चीज़ की है? एमएसपी में समयबद्ध वृद्धि करना हमारी प्रतिबद्धता है,
अरे किसान कह रहा है कि मेरे को एमएसपी की लीगल गारंटी दो, आप वो देने के बजाय अभी भी और कुछ किसान नहीं कह बैठे रहे हैं पंजाब हरियाणा जी, बॉर्डर तो पर। कहाँ की गारंटी है? श्री अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे, अरे इससे किसान को क्या मिलेगा? पूरा बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो ये है, बहुत किया है और करेंगे, बस ये मैनिफेस्टो है। हर पंक्ति आप मतलब आप देखिएगा, इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, हर बिंदु पे 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस कहता है हमने पिछले कई सालों में बहुत किया है, अगला सेंटेंस बिना कोई ठोस बात के कहता है हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। इसको आप गारंटी बोलते हैं? कम से कम कांग्रेस की अच्छी है बुरी है, गारंटी में ठोस बात तो है, कुछ नई बात तो वो है। कह तो रहे हैं कि भाई हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, वो कह रहे हैं कि किसान की फसल किसान का कर्ज युवाओं माफ को करने के लिए अप्रेंटिस कुछ करेंगे, देंगे, उनको अप्रेंटिस देंगे, 30 लाख भत्ता नौकरी देंगे। देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। गारंटी आप कह सकते हैं भैया ये गारंटी है, कल को आप उनका गिरेबान पकड़ सकते हैं कि तुमने अपनी गारंटी पूरी नहीं की। इसका आप क्या कर लेंगे? ये तो शब्द है। इसमें जैसे नौकरियों की भी बात है, तो इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या देने वाले हैं आपको। जी एग्जैक्टली। तो भाई गारंटी में कुछ तो होता है ना कि ये चीज है, इसकी गारंटी है। यहाँ तो शब्द है, आप शब्द ले लीजिए और शब्दों का झाग है। ये सब तभी हो सकता है जब आपको लगता है कि जनता को उल्लू बनाया जा सकता है और आपको ये पता है कि आपको कोई सवाल नहीं करेगा। अब ये मोदी जी के 2-3 कोई आईना नहीं दिखाएगा। मोदी जी के इंटरव्यू हुए हैं, एएनआई ने इंटरव्यू किया है, एक विदेशी पत्रिका ने इंटरव्यू किया है। मैंने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि मोदी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि आपकी सरकार ने जिन लोगों ने आपके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, आपने उनको ठेके दिए, आपकी इस पे क्या सफाई है? या ईडी ने छापा पहले मारा, बाद में उसने बॉन्ड दिया, ये पूछने की हिम्मत नहीं है। इस तरह का झाग आप जनता को एक गिलास में टोटल झाग बना के आप दे दें और कहो बेटा पियो, तभी आप कह सकते हैं, जब आपको पता है कि ना ये शिकायत करेगा, ना कोई देखने वाला बोलेगा कि झाग पिला रहे हो, कर क्या रहे हो इसके अंदर। यही हो रहा है। जब ये विश्वास होता है कि हम जनता को उल्लू बना सकते हैं, मीडिया इसमें हमारा पार्टनर रहेगा, तभी इस तरह की बात की जा सकती है। सच में ये तो गारंटी के नाम पे तो बिल्कुल मजाक हो रहा है। और हकीकत ये है कि अगर कोई सही किस्म का चुनाव होता देश में, तो इस किस्म की चीज को 2 दिन में मीडिया धो देता, पूछता इनसे कि तुम कह क्या रहे हो भैया, बोलो क्या। और जो आपने कहा था 14 या 19 में, वो क्या? हम लोग यही तो करते थे, पुराने सारे बयान बाइट दिखा के, आइना दिखाते थे। दुनिया भर में मीडिया का यही काम है। आज सुबह खबर आती है कि नागालैंड में वहाँ के सीईओ कांग्रेस के नेता को कहते हैं कि आप अपनी बातचीत में धर्म का इशारा कर रहे हैं। इशारा क्या? कि उसने अपनी बातचीत में कहा है हमारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी, हमारे लोग शब्द पे उन्होंने ऐसा किया है कि बस इससे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इससे 10 गुना बड़ी बात, 100 गुना बड़ी बात इस देश के प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं, वहां कोई चक्कर नहीं है। तो जब इस तरह के एक तरफा काम हो रहे हो, उस चुनाव को आप क्या कहें? उस मैच की भविष्यवाणी आप करवा रहे हैं जहां रेफरी एक तरीके का है, जहां किस प्लेयर को कब उठा लिया जाएगा उसका भरोसा नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि बताइए इसमें क्या, कितने गोल से टीम जीतेगी, और आप भी मान रहे हैं ना कि ये टीम जीत जाएगी। भैया रेफरी क्या कर रहा है ये भी तो देख लो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। पहले दौर की आज वोटिंग हुई है 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए, और अभी चुनाव का पहला दौर शुरू हुआ है। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। दूसरे दौर की वोटिंग 26 तारीख को, और उसके बाद ये सिलसिला, और 4 जून को नतीजे, 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग। तो हम कोशिश करेंगे हर दौर के समीकरण को, उस दौर के रुझान को, वोट शेयर, उन सब से क्या तस्वीर बनती है, बीच में कोई नया मुद्दा आता है क्या। कई बार ऐसा भी हुआ सर, चुनाव आखिरी दौर में कुछ पलट गया। विधानसभा में तो हुआ, मुझे याद है 2015 के बिहार असेंबली इलेक्शन में अचानक मोहन भागवत का आरक्षण वाला बयान आया और उसने बहुत गेम पलटा। तो कई बार चीज़ें पलटती है। तो हम योगेंद्र यादव जी से बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।